Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा सेक्शन 130 एंड 131 जिसका नाम है रीओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज 130 एंड 131 इज वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय कंपनी। अभी तक पुराने वीडियोस में हमने दो सेक्शंस को डिस्कस किया, 128 एंड 129। ये दोनों सेक्शंस वो सेक्शंस थे जिसमें हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स BOA मतलब सेक्शन 128 क्या होता है वो समझा, एंड सेक्शन 129 was section based on financial statements, forms and manner। उसी के साथ में वी हैव डिस्कस्ड CFS मतलब कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हमने कवर किया कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको CFS बनाना जरूरी है और कौन सी कंपनीज है जिनको CFS बनाना जरूरी नहीं है, मतलब एक्सेप्शन टू दैट केसेस, टू दोज केसेस। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर रहे हैं 130 एंड 131। तो जब हम अकाउंट्स ऑफ कंपनीज चैप्टर समझ रहे हैं, आपने अकाउंट्स बनाए, ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है हमने समझा। अब उसके बाद में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुके हैं तो क्या उनको रीओपन किया जा सकता है? रीओपन से मतलब क्या उनको वापस खोला जा सकता है? खोलने का मतलब कि एक बार फ्रीज हो गया, एक बार साइन हो गया, एक बार सर्कुलेट हो गया, उसके बाद भी क्या हमें कुछ पता चला, कुछ हुआ, तो क्या उसको हम वापस से रीओपन कर सकते हैं? वह बात कर रहा है सेक्शन 129। देखिए दोस्तों, गलती तो इंसान से ही होती है। तो एक बार अकाउंट्स बन गए, एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डन हो गए, ठीक है, और मैं छोटी मोटी गलती की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये हम समझेंगे कि क्या ऐसे दो या एक रीजन है जिनकी वजह से आप रीओपन कर सकते हो। अब देखिए, अगर लॉ और एक्ट आपको बोल दे कि ठीक है आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन कर सकते हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वापस से रीओपन कर सकते हो, तो फिर सभी लोग अपनी अपनी मर्जी से जब चाहे तब रीओपन करेंगे। फिर फायदा क्या हुआ एक बार बुक्स फाइनलाइज होने का, एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनलाइज्ड होने का फायदा क्या होगा? कुछ ना कुछ तो डेडलाइन चाहिए ना, कुछ ना कुछ टाइमलाइन होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी सेट होना चाहिए और रीजंस सेट होना चाहिए जिसकी वजह से हम बुक्स को रीओपन कर सकते हैं। बराबर है? तो चलिए अब देखते हैं, आप मेरी शीट में देखिएगा सेक्शन 129 किस बारे में बात करता है। हम स्टेप बाय स्टेप चालू करते हैं। सॉरी, 129 नहीं, सेक्शन 130। ओके दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कौन अप्लाई कर सकता है और किसको अप्लाई करना है, किस चीज के लिए? रीओपन करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीओपन करने के लिए कौन अप्लाई कर सकता है और किसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई। अब देखिए इसमें कहीं भी ना कंपनी का नाम नहीं आ रहा है, ठीक है, कंपनी रीओपन नहीं कर रही है। कौन रीओपन करने के लिए बोल रहा है? देखिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब CG खुद बोलेगी कि आप अपनी बुक्स को रीओपन करिए, ठीक है। उसके अलावा कौन बोल सकता है? सेबी बोल सकता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड बोल सकता है कि आपको आपकी बुक्स रीओपन करनी पड़ेगी, ठीक है, CG है, सेबी है। उसके अलावा और कौन ओपन कर सकता है? और कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, और भी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके पास ये पावर है, तो वो कंपनी को रीओपन करने के लिए बोल सकती है। ठीक है, ये तीन चीजें हुई, इसके अलावा एक और है। ठीक है दोस्तों, अब वो चौथी जो मेन अथॉरिटी है वो कौन सी है? ITA मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी। वो आपको भी बोल सकती है कि भाई साहब आपकी जो बुक्स है ना इस साल की 17-18 की, 16-17 की, वो आप रीओपन करिए, हमको ना उसमें कुछ चीज देखनी है। अब ये सब अथॉरिटीज आपको ओपन करने के लिए क्यों बोल रही है? आपकी बुक्स एक बार डन हो गई है, ठीक है, बुक्स ओपन करने का मतलब यह है कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फ्रीज करके, साइन करके, फाइनलाइज करने के बाद में सर्कुलेट कर दिया था, अब उन बुक्स में कुछ ना कुछ ऐसा डेटा है, इंफॉर्मेशन है या फिर ऐसे फिगर्स है जो वो नहीं होना चाहिए, या फिर
जहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ऐसा जब इन अथॉरिटीज को लगता है तो वो जाती है किसके पास में, वो जाती है या तो कोर्ट के पास में या फिर ट्रिब्यूनल के पास में। ठीक है, देखिए ट्रिब्यूनल के पास में जब जाएंगे तो ट्रिब्यूनल सुनेगा, ओके, जैसे कि आईटीए मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी गई ट्रिब्यूनल के पास में कि XYZ कंपनी है और इनकी मुझे 17-18 फाइनेंशियल ईयर की बुक्स को रीओपन करना है। ठीक है, तो अब ट्रिब्यूनल उनकी बात को सुनेगा। अब देखिए इसमें ना एक फ्लो आपको, बहुत लॉजिकल फ्लो है, वो वैसा ही चलता है जैसे कि पहले एप्लीकेशन दी जाती है, एप्लीकेशन देने के बाद में ट्रिब्यूनल जो होता है वो उस एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन इज गिवन बाय दीज अथॉरिटीज टू ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट और कोर्ट, और ये एप्लीकेशन को वो देखती है, रीजंस वगैरह समझती है। ठीक है, उसके बाद में एक नोटिस दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है जिसमें लिखा रहता है कि आपको रीओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो चीजें होती है। उसके बाद में रीओपन और एप्लीकेशन होने के बाद में कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आता है। उस फाइनल ऑर्डर में यह बोला जाता है कि हां आप इस ईयर का ये बुक्स आप रीओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अभी तक हमने देखा कि कौन एप्लीकेशन दे सकता है, तो हमने 4 अथॉरिटीज देखी है जिसमें सीजी आया, सेबी आया, आईटीए खुद आया और एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी जो ये कर सकती है। और किसको हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को ये हम एप्लीकेशन दे रहे हैं। ये एप्लीकेशन कोर्ट या ट्रिब्यूनल के पास में जाएगी, वो देखने के बाद में एक फाइनली नोटिस देते हैं और उससे पहले एक रिप्रेजेंटेशन का भी मौका मिलता है। ठीक है, कि आप ये हरकत क्यों करना चाहते हो। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेशन मतलब एप्लीकेशन, रिप्रेजेंटेशन और नोटिस, ये फ्लो रहता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं आगे कि इसमें और क्या कंडीशंस है, मतलब आप किस साल के रीओपन करवा रहे हो, कितनी बार करवा सकते हो, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। ठीक है, और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए सेक्शन बना है वो ये है कि क्या रीजन हो सकता है और क्या कंक्लूड किया है इन अथॉरिटीज ने और ट्रिब्यूनल ने जिसकी वजह से फाइनली आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सब फाइनल होने के बाद में ट्रिब्यूनल के पास में एप्लीकेशन आया, उसने रिप्रेजेंटेशन भी देखा एप्लीकेंट्स का जो था और एक फिर ऑर्डर पास किया। अब जो ऑर्डर पास होगा, देखिए ऑर्डर मतलब हमारी लॉ की लैंग्वेज में जब कोई ऑर्डर पास होता है मतलब कि कोई अथॉरिटी ऑर्डर पास करती है मतलब वो फाइनल होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस है, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की अथॉरिटी के पास में है। आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो लास्ट अथॉरिटी है जिनकी आपको सुननी ही पड़ेगी, ये सब चीजें हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रिब्यूनल की। इस केस में ट्रिब्यूनल यहां पर भगवान है, तो ट्रिब्यूनल सब चीजें सुनने के बाद में ऑर्डर पास करता है और वो क्या कंक्लूड करते हैं, दो चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। अगर ये दो चीजों में से एक भी रीजन है या दोनों है तो फिर वो फाइनल ऑर्डर ये होगा कि जो कंपनी है उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, रिवाइज के साथ में एक वर्ड और बोलता हूं मैं, रिकास्ट करना पड़ेगा। रिवाइज एंड रिकास्ट, रिवाइज और रिकास्ट, दो रीजंस। पहला रीजन आपको दिखेगा बोल्ड में, फ्रॉडुलेंट मैनर। अगर कोर्ट ये डिसाइड कर ले मतलब कि उनकी फाइंडिंग से यह प्रूव हो रहा है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस रिस्पेक्टिव ईयर के बने थे वो फ्रॉडुलेंट मैनर में बने थे, मतलब कि कुछ न कुछ उसमें फ्रॉड इन्वॉल्व है। सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ये हम आगे पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर आएगा ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ठीक है, तो वहां पे ये सेक्शन है जो बोलता है कि अगर फ्रॉडुलेंट मैनर में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर प्रिपेयर्ड देन यू हैव टू रीओपन योर बुक्स एंड रिवाइज देम। सेकंड रीजन आप पढ़ सकते हैं, एकदम क्लियर है। सेकंड रीजन क्या है कि अफेयर्स ऑफ द कंपनी, अफेयर्स ऑफ द कंपनी मतलब अफेयर्स में क्या क्या आ गया, आप सब कुछ ले सकते हैं। जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं रिलेटेड पार्टी के बीच में हुए हैं, बाहर आपने सेल्स किया है, परचेस किया है, जो कॉस्ट आपकी निकली है, सब चीजें। ठीक है, डायरेक्टर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन है, आपकी मिनट्स है, आपकी मीटिंग्स है, जो भी अफेयर्स ऑफ द कंपनी है वो ढंग से हैंडल नहीं हुए हैं, मतलब कि देवर मिसमैनेज्ड और उसकी वजह से उसका डायरेक्टली इंपैक्ट जो आया है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको क्या बता रहा है, ट्रू पोजीशन ऑफ द कंपनी। अगर वो अफेयर्स ढंग से मैनेज नहीं हुए हैं तो उनका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आएगा और कोर्ट फिर बोलेगा कि बस अब आपने जो 17 फाइनलाइज किया है ना वो सही नहीं है, उसको आप रीओपन करिए अंडर सेक्शन
130, 130 और आप वापस रिविजन करके रिकास्ट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो उसके बाद में डन होंगे वो फाइनल रहेंगे। ठीक है, ये हमने देखा सेक्शन 130, बहुत इजी था। सेक्शन 130 रीओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखिए, अब अगला सेक्शन हमारी शीट में नीचे आता है 131, मतलब इसका नाम है वॉलेंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखिए, मेन डिफरेंस वाला वर्ड है यहां पर बाय कंपनी। ठीक है, तो अब यहां पर देखा जाएगा कि ऊपर क्या हो रहा था, दूसरी ऑथोरिटीज ने हमको बोला था, ठीक है, कि आप अपनी बुक्स को रीओपन करिए क्योंकि आपकी बुक्स में हमको कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। इनकम टैक्स अथॉरिटी सबकी नजर आपके ऊपर रहती है, आप सभी के गाइडलाइंस में कहीं ना कहीं फिट बैठते हो। आरबीआई कहिए, सेबी कहिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो सब आप पे नजर रखते हैं। तो अगर उनको लगता है तो वो 130 में जाएंगे, और अगर कंपनी को खुद को लगता है तो वो 131 में जाएगी। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों सेक्शन का, इसलिए हम इन दोनों को साथ में समझ रहे हैं। आइए अब देखते हैं सेक्शन 131 क्या बोलता है। देखिए, तो अभी हमने देखा 130, उसमें ऑथोरिटीज खुद ही आपके बुक्स को रीओपन करवा रही थी, मतलब गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। मतलब जहां जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ना, तो थोड़ी सी कंडीशंस का लेवल कम है। पर जैसे ही हम 131 में आएंगे, जहां पर जो रिवीजन हो रहा है वो वॉलेंटरी है, मतलब बाय कंपनी इटसेल्फ है, तो वहां पर कंडीशंस होना जाहिर सी बात है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी दो रीजंस है। अगर कंपनी को खुद को लगता है कि हमारी जो बुक्स है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ऑफ दैट रिस्पेक्टिव ईयर, वो दो रीजन की वजह से सही नहीं बने हैं। मतलब कि दो रीजन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो सेक्शन हम पढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन कौन सा है, अभी हमने पढ़ा है कुछ लास्ट वीडियोस में, सेक्शन 129 बराबर 129। और एक सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं आगे जो इसके बाद में आएगा, 134, मतलब कि बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट जो होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में जाती है। ठीक है, तो बोर्ड रिपोर्ट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब 129 और 134 अगर ढंग से फॉलो नहीं हो पाया है, ठीक है, तो सेक्शन 131 पिक्चर में आता है। और ऐसा किसको लग रहा है, कंपनी को लग रहा है, इसलिए वो क्या करना चाहती है, वॉलंटरी रिवाइज करना चाहती है। किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अगला क्वेश्चन, जो फ्लो है क्या वो 130 जैसा सेम है, मतलब कि आपको एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को देनी पड़ेगी। ट्रिब्यूनल क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा और आपकी रिप्रेजेंटेशन को भी देखेगा एक बार कि आपको क्या कहना है, क्या रीजन से क्यों करना है। उसके बाद में वो अप्रूव करेगा और ऑर्डर पास करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यही फ्लो रहेगा, एप्लीकेशन, रिप्रेजेंटेशन, नोटिस एंड लास्ट में फाइनल ऑर्डर। ये फ्लो मैंने मेरी शीट में दे रखा है। अब हम आगे चलते हैं। तो लास्ट में अभी कंडीशंस, जैसा कि मैंने कहा था, किस टाइम पीरियड के लिए कर पाएगा और कितने साल के लिए और कब कब कर सकता है। तो देखिए, इसमें तीन चीजें हैं। अगर कोई कंपनी अपनी बुक्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वॉलंटरी रिवाइज करना चाहती है, ठीक है, तो वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स में से कोई भी एक साल का एनी ईयर आउट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स आप वॉलंटरी रिवाइज कर सकते हो। ओके, ठीक है, ये तो हो गया कि कौन से साल का कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार, वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एक साल में आप एक बार ही उनको रिवाइज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर आपको कब देना है, डिस्क्लोजर कब देना है, कहां देना है। तो अगर कंपनी वॉलंटरी रिवाइज कर रही है तो उसको अपनी बोर्ड रिपोर्ट में उसको डिटेल्ड रीजन के साथ में बताना पड़ेगा कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से आपको अपने फाइनेंशियल्स को रिवाइज करना पड़ा, वॉलंटरी रिवाइज करना पड़ा। ठीक है, तो तीन चीजें देखी हमने। पिछले 3 साल में से एक बार, कोई भी एक साल का आप कर सकते हैं, एक साल में एक बार कर सकते हैं। बोर्ड रिपोर्ट में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। फ्लो हमारा 130 जैसा ही है, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दीजिए और इसमें कंपनी वॉलंटरी रिवाइज करना चाह रही है। अब आप देख सकते हैं साइड में एक ब्लॉक दिखेगा आपको, वो एक अलग पॉइंट है। वो क्या कह रहा है कि आपको वॉलंटरी रिवाइज करना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम एग्जाम देके आ चुके हैं, उसके बाद में पता चला हमको, ओ हो ये हम गलती करके आ गए। अब क्या कर सकते हैं, आंसर शीट तो सबमिट हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता है। आंसर शीट में लिखते टाइम अगर आपको याद आ जाए तो आप वो क्वेश्चन काट के उसको सही लिख सकते हैं। इस वाले केस में ऐसा ही है। अभी आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डन करे थे, जो आप साइन कर चुके थे, सर्कुलेट हो चुका था,
और वो सबके पास जा चुका है। अब आपको ख्याल में आया कि इसमें तो 129 मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूल्स हमने फॉलो नहीं करे हैं और 134 मतलब बोर्ड रिपोर्ट भी ढंग से नहीं बन पाई है, तो उस वाले केस में क्या होगा? उस वाले केस में ये होगा कि आपको उतना ऑल्टरेशन करना रहेगा जिसमें 129 134 का इंपैक्ट आया, सिर्फ वो एरियाज, और आप उसका कॉन्सिक्वेंशियल, देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्सिक्वेंशियल जो इंपैक्ट है उसका, आप उसको ध्यान में रखते हुए वो ऑल्टरेशंस बोर्ड रिपोर्ट में बता दीजिए। ठीक है, ये लास्ट वाला पॉइंट था हमारा। तो अभी सेक्शन 131 भी हमारा कंक्लूड हो रहा है। 131 ने बोला बाय कंपनी वॉलंटरी रिवीजन होगा, सेम फ्लो के साथ में होगा, ट्रिब्यूनल को दीजिए, रीजन 129 और 134 रहेंगे, कंडीशंस पिछले 3 साल में से कोई भी एक साल ले लीजिए, इस साल में एक बार ही कर सकते हो, दो बार रिवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में डिस्क्लोजर कहां देना है आपको, पूरा रीजन आपको समझाना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर कि ये रीजन था, इसकी वजह से हमने वॉलंटरी रिवाइज किया है। देखिए टॉपिक बहुत छोटा है पर दोनों सेक्शंस ना बाद में नोटिफाई हुए हैं, पहले नहीं थे। 130 131 अब तो पुराने हो चुके हैं, पर क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये इतने पुराने नहीं हुए हैं, तो इन पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ सकता है, कंडीशंस पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो सेक्शन 129 और 130 के 128 और 129 के बाद में हमने देखा कि इनको रीओपन और रीकास्ट कौन कौन कर सकता है, कंपनी कैसे कर सकती है और अथॉरिटीज कैसे करवा सकती है। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम देखेंगे जिसकी मैंने बात करी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है और उनको कौन नोटिफाई करता है और उसका फ्लो क्या है, वो अगले सेक्शन में जाएगा। और पहले क्या एक बॉडी बनी हुई थी और अब वो बॉडी क्या हो गई है, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे 131 के बाद में 132 और 133 सेक्शन। ठीक है दोस्तों, आप ये पहली बार देख रहे हैं या फिर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद में सभी वीडियो से पढ़िए, नहीं किया है तो ईकीड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।